नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में और आपके साथ मैं कुलदीप प्रभाव। फिलहाल खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5 दिवसीय मिशन दिल्ली पर ममता बनर्जी। 5 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर ममता है टीएमसी प्रमुख, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। 5 दिवसीय मिशन दिल्ली इसे आप कह सकते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे ममता बनर्जी। उनका आज पीएम मोदी से मिलने का कार्यक्रम है। शाम को 4 बजे का वक्त है जब मोदी से उनकी मुलाकात होगी, ऐसी खबर। कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी उनकी मुलाकात होनी है। कल सोनिया और शरद पवार से भी मुलाकात करेंगी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी। आनंद शर्मा और अभिषेक मनु सिंघवी से भी मिलने का उनका कार्यक्रम है। संसद भी जा सकती है ममता बनर्जी, ऐसी खबर है कि संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, संसद भी वो जा सकती हैं। पीएम से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है ममता। बंगाल में लगातार तीसरी बार सीएम बनने के बाद पहली दफा दिल्ली दौरे पर ममता हैं और इसीलिए भी उनका ये दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। 5 दिवसीय उनका दौरा है। तमाम बड़े दिग्गजों से वहां पर जाकर के मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। अब इसके भी आप सियासी मायने निकाल सकते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होनी है। शाम को 4 बजे का वक्त है जब मोदी से मिलेंगी ममता बनर्जी। कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी उनके मुलाकात की खबरें हैं और साथ ही कल ही सोनिया गांधी और शरद पवार से भी उनकी मुलाकात हो सकती है, ऐसी खबर है। आनंद शर्मा और अभिषेक मनु सिंघवी से भी उनके मिलने का कार्यक्रम है। संसद भी ममता बनर्जी जा सकती हैं, ऐसी खबर। और पीएम से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है ममता। अब पीएम से मुलाकात जब होगी, अब मुलाकात में क्या बात होती है दोनों के बीच में, ये इसको लेकर कयासबाजियां हो रही हैं। और जानकारी ये है कि पीएम से जब मुलाकात होगी उसके बाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और फिर हो सकता है अपनी बात को रखें। बंगाल में लगातार तीसरी बार सत्ता में काबिज हुई हैं ममता बनर्जी। उनकी पार्टी टीएमसी और सीएम बनने के बाद पहली मर्तबा है जब दिल्ली के दौरे पर ममता पहुंच रही हैं। दिल्ली के दौरे पर ममता है और पीएम से लेकर राष्ट्रपति, सोनिया गांधी, शरद पवार सभी से उनकी मुलाकात होनी है। इन लगातार मुलाकातों पर हमारी नजर है। धीरे धीरे ट्रेनों में लौट रहा यात्री भार। अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर वापस लौट रही है। अनलॉक की स्थितियां लगातार धीरे धीरे सामने आ रही हैं, धीरे धीरे, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ट्रेनों में यात्री भार जो है वो भी लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद ट्रेनों में बढ़ी यात्रियों की भीड़। कोरोना की दूसरी लहर के बाद ट्रेनों में जो यात्रियों की संख्या है उसमें इजाफा हुआ है, यात्रियों की भीड़ बढ़ी है। जयपुर से गुजरने वाली ट्रेनों की संख्या अब 94 पहुंच चुकी है। हालांकि कोरोना से पूर्व 108 ट्रेनों का संचालन हो रहा था। इन दिनों यात्री भार भी 45,000 तक जा पहुंचा है। दूसरी लहर के दरमियान बामुश्किल 8 से 10,000 आवागमन था। हालांकि कोरोना से पहले रोज 90,000 यात्रियों का आवागमन होता था। अब चूंकि कोविड के इस कहर से धीरे धीरे मुक्ति मिल रही है, आप कह सकते हैं कोविड के केसेस में कमी है, जिंदगी फिर से वापस पटरी पर लौट रही है। इसीलिए यह खबर महत्वपूर्ण है कि धीरे धीरे ट्रेनों में यात्री भार लौट रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद ट्रेनों में बढ़ी यात्रियों की संख्या, यात्रियों की भीड़। जयपुर से गुजरने वाली ट्रेनों की संख्या अब 94 पहुंच चुकी है। हालांकि कोरोना से पहले आपको याद है कि 108 ट्रेनों का संचालन हो रहा था और इन दिनों यात्री भार भी 45,000 तक जा पहुंचा। दूसरी लहर के दौरान बामुश्किल 8 से 10,000 आवागमन था। हालांकि कोरोना से पहले रोज 90,000 यात्रियों का आवागमन हो रहा था। ये खबर महत्वपूर्ण है। जो लोग अब धीरे धीरे ये सोच रहे हैं कि कोविड का खात्मा हो रहा है, अभी केसेस में कमी है लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ, लापरवाही नहीं बरतनी है, सावधानी बहुत जरूरी है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर है। नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप है। श्री डूंगरगढ़ पुलिस थाने में 5 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सीओ श्री डूंगरगढ़ कर रहे मामले की जांच पड़ताल। अब इस पूरे मामले की पड़ताल हो रही है। बीकानेर से खबर है कि श्री डूंगरगढ़ में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है, दुष्कर्म का आरोप है और श्री डूंगरगढ़ पुलिस थाने में 5 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सीओ श्री डूंगरगढ़ इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्या जानकारी हाथ लगती है उसको लेकर भी लगातार नजर है। 5 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वो 5 कौन हैं और इनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी, इसको लेकर भी लगातार जानकारी जुटाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही जानकारी मिलेगी आप तक साझा करेंगे। बहरहाल ये बड़ी खबर है बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से। नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप और इस आरोप के मसले में ही पुलिस थाने में 5 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसी पर बीकानेर से मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, 5 के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस क्या कुछ कह रही है गिरफ्तारी को लेकर?
देखिए, बिल्कुल 13 वर्षीय बच्ची बताई जा रही है, जिसके परिजनों ने रिपोर्ट दी है। रात की घटना है, 25 जुलाई की रात को 8 बजे की घटना है और पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की पड़ताल कर रहे हैं। सीओ जो श्री डूंगरगढ़ है वो जांच कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए, इस तरह की घटना, जिस तरह की बात कही गई है एफआईआर में कि मारपीट भी की गई और आसपास के लोग एकत्र हो गए, ये सब चीजें बताई गई हैं। 5 नामजद जो है आरोपी बताए गए हैं। तो मुझे लगता है इस तरह की घटना यदि इसकी पूरे मामले में पुलिस पड़ताल कर रही हुई है तो निश्चित तौर पर निंदनीय है, शर्मनाक है। अभी जो पुलिस से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना यह है कि हम पूरे मामले की पड़ताल कर रहे हैं, उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी। अभी नाबालिग की स्थिति कैसी है लक्ष्मण, और साथ ही जो 5 नामजद आरोपी हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, उसी इलाके के हैं, गाँव के हैं, उनको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल वो उसी इलाके के हैं, वहीं के रहने वाले हैं। मेडिकल जो है पीड़िता का करवाया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें जो है की जा रही हैं और जिस तरह से एफआईआर में कहा गया है और जो आरोप लगाए गए हैं कि किस तरह से नाबालिग का मुंह बंद करके उसे घसीट कर लेके गए और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया और सुबह 4 बजे उसे छोड़ा गया, ये भी आरोप लगाया गया कि किसी को कुछ कह दिया गया तो हम देख लेंगे, धमकी दी गई। तो ये तमाम चीजें एफआईआर में, जो मैं आपको बताऊं, एफआईआर में लिखा गया है। अब पुलिस पूरी पड़ताल करके स्पष्ट चीजें हो पाएंगी। दिवंगतों के परिजन ही मजबूत। 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर सियासी गपशप। पिछले 3 उपचुनाव से सीख लेती पार्टियां, परिजनों को ही टिकट के बाद मिली थी जीत और उसके बाद के अब 2 सीटों के सामान्य सर्वे माना जा रहा है कि दोनों उपचुनावों में भी वही गणित, परिजनों के टिकट मिलने पर जीत की संभावना ज्यादा पार्टियों को नजर आ रही है। और बहरहाल उपचुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद साफ होगी तस्वीर। जब उपचुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा, तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। बहरहाल ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। दिवंगतों के परिजन ही मजबूत पार्टियों को दिखाई दे रहे हैं। 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर सियासी गपशप है। पिछले 3 उपचुनाव से सीख लेती हुई पार्टियां, परिजनों को ही टिकट के बाद जीत मिली थी और उसके बाद के अब 2 सीटों की सामान्य सर्वे है। माना यह जा रहा है कि दोनों उपचुनाव में भी वही गणित, परिजनों के टिकट मिलने पर जीत की संभावना ज्यादा और उपचुनाव की तारीखों का जब ऐलान हो जाएगा तो तस्वीर और साफ होगी। रणधीर सिंह भिंडर का कटारिया को चैलेंज। गुलाबचंद कटारिया लड़ लें मेरे सामने चुनाव, ये उन्होंने कहा है। रणधीर सिंह भिंडर का कटारिया को चैलेंज है। उन्होंने कहा कि गुलाबचंद कटारिया लड़ ले मेरे सामने चुनाव। वल्लभनगर में कौन पहले और कौन किस नंबर पर रहेगा ये तय हो जाएगा। गुलाबचंद कटारिया ने कहा था वल्लभनगर में भिंडर को टिकट देने का नहीं उठता सवाल। भिंडर के बयान पर गुलाबचंद कटारिया ने कहा, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मैं उदयपुर से लड़ता हूं, पार्टी कहेगी वही करूंगा। अब उन्होंने कहा है कि मैं उदयपुर से चुनाव लड़ता हूं, पार्टी जो कहेगी वही मैं करूंगा और साथ ही मुझे किसी के भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, ये कटारिया ने कहा है। रणधीर सिंह भिंडर का कटारिया को साफ तौर से ये चैलेंज है। गुलाबचंद कटारिया लड़ लें मेरे सामने चुनाव, ये भिंडर ने कहा। वल्लभनगर में कौन पहले और कौन किस नंबर पर रहेगा ये तय हो जाएगा। गुलाबचंद कटारिया ने ये कहा था कि वल्लभनगर में भिंडर को टिकट देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भिंडर के बयान पर कटारिया ने कहा कि मुझे किसी के भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है फिलहाल और मैं उदयपुर से चुनाव लड़ता हूं, पार्टी जो भी कहेगी मैं पार्टी लाइन पर चलूंगा और वही करूंगा। एक बार फिर से बड़ी खबर है कि अब नए लुक में धौलपुर पुलिस की डीएसटी और क्यूआरटी टीम। धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत का नवाचार ये है। डीएसटी की टीम और क्यूआरटी टीम को नई ड्रेस मिली है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नई ड्रेस के साथ ही अब अलग ही जवानों का गेटअप दिखाई दे रहा है। केंद्रीय एजेंसी रैपिड एक्शन फोर्स की तरह नजर आ रही धौलपुर पुलिस की डीएसटी और क्यूआरटी टीम। डीएसटी की टीम और क्यूआरटी की टीम ने बीते दिनों अपराध नियंत्रण में कमाल का काम किया है। कई बड़ी घटनाओं का खुलासा किया, पर्दाफाश किया, जिसके बाद अब ये तस्वीर सामने है डीएसटी और क्यूआरटी टीम की। डकैतों में भय व्याप्त करने वाली टीम को गांव में कोबरा टीम कहा जाता है। अब इसका पूरा श्रेय जा रहा है कहीं ना कहीं धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत को, उनका ही ये नवाचार बताया जा रहा है। अब नए लुक में धौलपुर पुलिस की डीएसटी और क्यूआरटी की टीम दिखाई देगी क्योंकि नई ड्रेस उनको मिल चुकी है। ड्रेस के बाद की तस्वीर आपके सामने है और अलग ही गेटअप अब जवानों का होगा। केंद्रीय एजेंसी रैपिड एक्शन फोर्स की तरह ये टीमें दिखाई दे रही हैं, वो डीएसटी की भी क्यूआरटी की भी। डीएसटी टीम और क्यूआरटी की टीम ने बीते दिनों अपराध नियंत्रण को लेकर जो तमाम काम किए, अलग अलग घटनाक्रम को लेकर, उसके बाद अब ये तस्वीर है। कई बड़ी घटनाओं का पर्दाफाश भी किया था, खुलासा भी किया था।
इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, लगातार बीते दिनों जो रहा कमाल धौलपुर की डीएसटी और क्यूआरटी की टीम का, उसके बाद अब ये नई तस्वीर उभर करके सामने आ रही है। इसको किस तरीके से देखें और साफ तौर से इसका श्रेय केसर सिंह को जा रहा है? बिल्कुल, धौलपुर के एसपी को तो इसका श्रेय जा ही रहा है दीपा, लेकिन जो डीजीपी है एमएल लाठर, उनकी भी ये कोशिश है कि जो पुलिस है वो परंपरागत के साथ ही एक अलग तरीके से भी काम करे। और जो डीएसटी और क्यूआरटी की टीम है धौलपुर के अलावा सभी जिलों में, ये सामान्य पुलिस से हटकर है। जो जघन्य अपराध के केस होते हैं, ऐसा केस होता है जो सिर्फ उसी जिले में नहीं बल्कि देश और प्रदेश में भी चर्चा में बनता है, इस तरह का अपराध, उन अपराधों को डीएसटी और जो क्यूआरटी की टीम है वो खोलती है, अपराधियों को जल्दी पकड़ती है। और धौलपुर में भी हमने देखा है कि डीएसटी और क्यूआरटी की टीम ने बीते एक साल में इतने बड़े बड़े काम किए हैं, कई बड़ी घटनाओं का पर्दाफाश किया है, कई जो अपराधी हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया है। तो डीएसटी और क्यूआरटी की जो टीम है वो काफी प्रभावी है धौलपुर के अलावा बाकी जिलों में भी। लेकिन धौलपुर में पहली बार ये पहल हुई है कि ये टीम अब नए गेटअप में नजर आई है। और हमने खबर में जिक्र भी किया है दीपा कि जो धौलपुर पहले डकैतों के लिए कुख्यात था, उन डकैतों का सफाया करने में इस टीम का बड़ा रोल था, जिसको गांवों में आज भी कोबरा टीम के नाम से जाना जाता है। तो आप देखिए कि जब इस तरह की बढ़िया ड्रेस पहनकर एक तरह से केंद्रीय एजेंसी के जवान लग रहे हैं तस्वीरों में, एसपी के साथ आसपास जो लोग खड़े हैं, और ये लोग अगर किसी अपराधी को पकड़ने के लिए, कहीं रेड करने के लिए धौलपुर के दूर दराज के गांवों में जाएंगे, तो एक अलग तरह का जो है पहले से व्याप्त अधिकारियों में वो बढ़ेगा। उनको लगेगा कि ये सामान्य पुलिस नहीं है, ये एक अलग तरह की प्रशिक्षित पुलिस है, जिससे किसी भी अपराधी को डरना जरूरी है। और जाहिर तौर पर जो नवाचार वहाँ धौलपुर एसपी ने किया है, आने वाले दिनों में धौलपुर में अपराध नियंत्रण में जो डीएसटी और क्यूआरटी टीम की भूमिका है उसका दायरा और बढ़ता हुआ दिखाई देगा दीपा। बिल्कुल शिवेंद्र, और एक तरीके से हौसला अफजाई भी इसे हम कह सकते हैं कि जो अच्छा काम करेगा उसको प्रमोट भी किया जाएगा, उनको सपोर्ट भी होगा, उनको इनाम भी मिलेगा। और हाल ही में शिवेंद्र, अभी आगरा के डॉक्टर वाला जो मसला हुआ था, उसमें यूपी पुलिस के साथ में जो कोऑर्डिनेशन रहा था धौलपुर पुलिस का, उसके बाद भी ये जाहिर सी बात हो गई थी कि उनको इस तरीके से लगातार डीजीपी ने खुद उनसे बात भी की और बातचीत करने के बाद उनको ये कहा भी, सराहा भी, उसके बाद ही अब ये होना तय था। देखिए, धौलपुर में इसमें तो कोई दुराई नहीं दीपा कि पुलिस का रिफॉर्म हुआ है। धौलपुर जो जगह थी, धौलपुर का नाम सुनते ही पहले लोगों के मन में आता था कि एक दस्यु प्रभावित जिला जिसमें डकैतों की भरमार है, आम लोगों का रात को दिन में निकलना भी दूभर है। लेकिन धौलपुर की वो छवि बदली है। और बीते एक साल की अगर मैं बात करूं तो बीते एक साल में भी तकरीबन 50 छोटे बड़े डकैतों को जो एसपी है केसर सिंह शेखावत, उनकी अगुवाई में टीम ने पकड़ा है, डीएसटी क्यूआरटी और बाकी टीमों ने भी। इसके अलावा भी जिस तरीके के जघन्य अपराध धौलपुर में पहले सुनते थे, किडनैप वहां पर बहुत सामान्य बात थी, वो बंद हुए हैं। और धौलपुर जो इसलिए कुख्यात था दीपा कि यूपी और एमपी के बीच में है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो बदमाश थे उनके लिए धौलपुर एक तरह से टूरिस्ट प्लेस था बदमाशों के लिए, कि कोई भी पकड़ वो लेंगे, किसी को किडनैप करेंगे। और धौलपुर में जंगल की भीड़ों। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में राज्यपाल का विरोध, सत्तारूढ़ डीएमके ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित पर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस और वीएसके के सहयोगियों ने भी आरोप लगाए हैं। संघ परिवार के मेंबर्स के तौर पर काम करने का आरोप लगाया। संघ परिवार के मेंबर के तौर पर उन पर यह आरोप है कि वो काम करते हैं। साथ ही गैर भाजपाई पार्टियों के साथ भेदभाव का भी आरोप राज्यपाल पर लगाया गया है। हाल में राज्यपाल ने भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात की फोटो भी जारी की थी, लेकिन कांग्रेस और वीएसके के प्रतिनिधिमंडल के साथ फोटो खिंचवाने से मना कर दिया था। उसके बाद से उनका विरोध और भी ज्यादा तेज हो गया। उन पर यह आरोप भी लगता रहा कि वो संघ परिवार के किसी मेंबर की तरह से काम करते हैं, सभी को समान भाव से नहीं देखते हैं, बल्कि भेदभावपूर्ण उनका रवैया है, जो कि गलत है। राज्यपाल का विरोध वहां पर पुरजोर तरीके से हो रहा है। सत्तारूढ़ डीएमके ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित पर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस वीएसके के सहयोगियों ने भी आरोप लगाया। संघ परिवार के मेंबर के तौर पर वो काम कर रहे हैं वहां पर, और साथ ही गैर भाजपाई पार्टियों के साथ उनका भेदभावपूर्ण रवैया वक्त वक्त पर दिखाई देता है, जो कि गलत है, जिसके विरोध में वहां पर लगातार कई पार्टियां एक साथ आ गई हैं। हाल में राज्यपाल ने भाजपा अध्यक्ष से भी मुलाकात की फोटो जारी की थी, लेकिन कांग्रेस और वीएसके के डेलीगेशन के साथ फोटो खिंचवाने से उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया, जिसके बाद से उनका विरोध और भी ज्यादा वहां पर हो रहा है। स्पीकर ओम बिरला ने जताई नाखुशी। लोकसभा की कार्यवाही में
बाधा डालने पर दिखाई नाखुशी, तल्खी दिखाई है। लोकसभा स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही में बाधा डालने को लेकर ये तल्खी उनकी दिखाई दी है। बिरला ने हंगामा कर रहे सांसदों के प्रति फिर जाहिर की नाखुशी। आप पिछली दफा भी आपको याद है जब लोकसभा की कार्यवाही को उनको स्थगित करना पड़ा था हंगामे के चलते, तो उस वक्त भी वो नाराज दिखाई दिए थे। एक बार फिर से हंगामा कर रहे सांसदों के प्रति फिर नाखुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सदन में नारेबाजी में कंपटीशन मत कीजिए। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। सदस्यगण, सदन में नारेबाजी के लिए कंपटीशन मत करो, जनता की समस्याओं में बोलने के लिए कंपटीशन करो। आप नारेबाजी में कंपटीशन कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। आप जनता की समस्याएं अभाव में कंपटीशन करो। अब लोकसभा स्पीकर ने साफ तौर से नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मॉनसून सत्र है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर आप बात कीजिए, सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन उससे हट करके अगर हंगामा ही करते रहेंगे तो फिर मॉनसून सत्र बेकार ही ऐसे ही निकल जाएगा। क्योंकि मकसद है किसी मसले पर बातचीत हो, उस मसले पर बातचीत हो जो सीधे जनता से जुड़ा हुआ हो। आप जनता की समस्याएं बताने के लिए कंपटीशन कीजिए तो अच्छा होगा, लेकिन आप हंगामे के लिए कंपटीशन कर रहे हैं जो कि गलत है। आप नारेबाजी में कंपटीशन कर रहे हैं, ये जनता सब देख रही है। आप जनता के अभाव और उनकी समस्याएं बताने के लिए कंपटीशन कीजिएगा। लेकिन अब जिस तरीके से हंगामा लगातार हो रहा है लोकसभा के भीतर, नाराजगी इसको लेकर पहले भी वो जाहिर कर चुके हैं। विपक्षी दलों के तमाम जो सांसद नाराजगी जाहिर वहां पर कर रहे हैं केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर, उस पर तल्खी दिखाई है लोकसभा स्पीकर ने। उन्होंने कहा कि आप नाराजगी जाहिर कीजिए, आप सवाल पूछिए, आप आवाज उठाइए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखिए। उन्होंने किस तरीके से नाखुशी जाहिर की, एक बार फिर से सुनिए। माननीय सदस्यगण, सदन में नारेबाजी के लिए कंपटीशन मत करो, जनता की समस्याओं में बोलने के लिए कंपटीशन करो। आप नारेबाजी में कंपटीशन कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। आप जनता की समस्याएं अभाव में कंपटीशन करो। और इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।